सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और हमने मेटाबॉलिज्म को डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो देखते हैं हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा, उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स सीखी, जैसे कि सेल क्या होता है, हम पॉपुलेशन कैसे कहेंगे, कम्युनिटी कैसे कहेंगे, और हमने दो टर्म्स पढ़ी जो आपको याद रहनी चाहिए, जैसे कि एक हमने पढ़ा आपका जो होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब विच इज माइकोप्लाज्मा, एंड उसके अलावा एक हमने पढ़ा माइकोप्लाज्मा को प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये एस्टर येलो डिसीज करते हैं, सेल वॉल इनमें नहीं होती, ठीक है। और उसके अलावा हमने आर्की बैक्टीरिया पढ़ा विच इज ऑब्लिगेट एनारोब, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद हमने ग्रोथ पढ़ा। ग्रोथ में भी इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में हमने देखा और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को हमने देखा। उसके बाद हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन, ठीक है। और रिप्रोडक्शन के बाद हमने देखा मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो ग्रोथ में जो इंट्रिंसिक ग्रोथ हमने देखी वो हमने कहा कि एक डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, हालांकि ये नॉन लिविंग में नहीं मिलता, उसके बाद भी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है, उसके बिना भी ऑर्गेनिज्म लिविंग जिंदा रह सकता है। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। ये सब चीज हमने कल देख ली थी, एंड लेट्स स्टार्ट टुडे। आगे से हम इसमें स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो चलिए स्टार्ट करेंगे अब। So perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surrounding or environment and respond to stimuli, external stimuli, physical, chemical or biological. ये हमने देख भी लिया था, जैसे कि आप एक हीटेड इन्वायरमेंट में रहें तो वहाँ आपको हमारी बॉडी टेम्परेचर अपना 37 डिग्री सेल्सियस ही रखना चाहेगी, ओके। सो उसके लिए अगर टेम्परेचर बाहर उससे ज़्यादा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो कूलर या एसी या फैन, इसका हम इस्तेमाल करेंगे सो दैट टेम्परेचर उतना ही मेंटेन रहे। सो वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। ये हमारे सेंस ऑर्गन से पता चलता है, सेंस ऑर्गन लाइक स्किन, लाइक नोज, ठीक है, एंड ईयर, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। And plant responds to these factor like light, water, temperature, other organisms, pollutant, etc. प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं। आपने एक छुई का प्लांट सुना होगा, ठीक है। उसके अलावा प्लांट और कैसे शो करते हैं, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, लाइक वो अपना क्लोजिंग या फिर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। उसके अलावा इस टाइप के फीचर्स बेसिकली प्लांट शो करते हैं। So all organisms from prokaryote to most complex eukaryote can sense and respond to external cues. Photoperiod affect the reproduction in seasonal breeder, ठीक है। Seasonal breeder, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एनसीईआरटी की। Both plant and animal, in both plant and animal, photoperiod जो है अफेक्ट करता है seasonal breeders को, ठीक है। All organisms handle chemical entering their bodies. All organisms therefore are aware of their surrounding. Human being is self conscious, ठीक है। कॉन्शियसनेस हैज बिकम अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कॉन्शियसनेस क्या हो जाती है, डिफाइनिंग फीचर हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। सो ये हमें ध्यान रखना है। और ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करी जाए तो ह्यूमन बींग्स क्या शो करते हैं, ह्यूमन बींग शो करते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस तो बाकी सब होता ही है, हम सेल्फ कॉन्शियस हैं, ठीक है। अपने बारे में हमें अवेयरनेस है। सो आगे इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन इट कम्स to what, when it comes to human beings, it is more difficult to define the living state. We observe patient lying in coma hospitals, बिल्कुल वो वर्चुअल सपोर्ट मशीन्स पे उनके हार्ट और लंग्स हैं, द पेशेंट इज ब्रेन डेड, ठीक है। अगर वो सपोर्ट पे ना रहे अदरवाइज वो ब्रेन डेड हो जाएगी, मीन्स ब्रेन डेड का मतलब डेड, ठीक है। द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, अब वहां पे सेल्फ कॉन्शियसनेस तो नहीं है, कॉन्शियस है वो, उन्हें यह पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इसे ही सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉट लिविंग, ये स्टिल एक क्वेश्चन है।
अगेन हम उन्हें लिविंग कहेंगे। क्यों कहेंगे लिविंग? क्योंकि वो बाकी सारे फैक्टर्स दिखा रहे हैं, जैसे कि ग्रोथ वो शो कर रहे हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ आई मस्ट से, इंट्रिंसिक ग्रोथ वो शो कर रखे होंगे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म उनके अंदर चल रहा होगा, ठीक है, मतलब बेसिकली केमिकल रिएक्शंस उनकी बॉडी में हो रखी है, इंट्रिंसिक ग्रोथ उनकी बॉडी में हो रखी है। कॉन्शियस तो वो अब भी है, ठीक है, कॉन्शियस है वो अब भी, सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियसनेस है उनके अंदर, ठीक है। तो ये सारी फीचर्स वो शो कर रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते कि वो नॉन लिविंग है, दे आर लिविंग, बट जब तक उन्हें सपोर्ट पे रख रखा है तब तक दे आर लिविंग, अदरवाइज दे आर ब्रेन डेड। In higher classes, you will come to know all living phenomena due to underlying interaction property of tissue are not present. Now, these are very important line in NCERT. Okay, this is the I must underline it as well. So from here, properties of tissue are not present in the constituent cell, but are a rise of interaction among the constituent cells. Similarly, the property of cell or organelles are not present in the molecular constant, but arise as a result interaction of molecular component comprising the organelle. Okay, this is very important paragraph. You must underline it. Okay. So हम क्या समझते हैं यहाँ से कि property of tissue वो are not present in the constituent cell, but result as a interaction among the constituent cell. एक सेल दूसरी सेल के साथ इंटरेक्ट करती है। पहली बात तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन सेम हो, ओरिजिन सेम होना चाहिए तभी वो टिश्यू कहलाएंगे। ओरिजिन सेम वाले ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं। अब एक सेल में वो फीचर्स नहीं होंगे। एक सेल जब दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट कर रही है, एक टिश्यू के अंदर काफी सारे सेल्स होंगे, जब ये सेल्स आपस में इंटरेक्शन शो करती हैं और इंटरेक्शन की वजह से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, तो वो हमारी प्रॉपर्टी किसकी हो गई? ओवरऑल टिश्यू की प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है, ओवरऑल टिश्यू। इसी तरीके से हम ऑर्गन की बात कर सकते हैं। एक ऑर्गन काफी सारे टिश्यूज का क्लस्टर है। अब वो टिश्यूज आपस में जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे इन अ सर्टेन वे, देन दे प्रोड्यूस सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, एंड उसी के हिसाब से ऑर्गन की प्रॉपर्टी इंडिविजुअल टिश्यू में नहीं होगी, लेकिन ग्रुप ऑफ टिश्यूज में वो प्रॉपर्टी डेफिनेटली होगी। अब जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, ठीक है, क्या हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि हमारा जो लिवर है वो एक ऑर्गन है, ठीक है। अब लिवर के अंदर भी तो सेल्स ही हैं, टिश्यूज हैं काफी सारे, तो यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स अगेन, ठीक है। तो ये भी तो टिश्यूज हैं, टिश्यू, ये भी टिश्यू है, ये भी टिश्यू है, काफी सारे टिश्यू से मिलकर बना हुआ है एक ऑर्गन विच इज लिवर। लेकिन क्या ये एक बंडल ऑफ टिश्यू, क्या ये लीवर के फंक्शंस कर सकता है? ठीक है, नहीं कर सकता। ओवरऑल जो इनके इंटरेक्शन से एक ऑर्गन फॉर्म हुआ है लिवर, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक केमिकल्स को रिलीज करेगा अपने अंदर से और एक स्पेसिफिक फंक्शन को शो करेगा, ठीक है। तो इसी तरह ये लाइन काफी इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पे। और उन्होंने आगे कहा है, सिमिलरली द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनल्स are not present in the molecular constituent but arise as a result of interaction among them, ठीक है। सो आगे देखते हैं, the interaction result in emergent properties at a higher level of organization. The phenomena is true in the hierarchy of organizational complexity of our level. Therefore we can say that living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है, आगे हम इसमें देखते हैं that biology is the story of the evolution of living organisms on earth. All living organisms present past future are linked to another by sharing common genetic material but to varying degrees. जैसे कि हम अगर बात करें, हमारे जेनेटिक मटेरियल में सिर्फ 0.1% जो होती है डिसिमिलैरिटी होती है, डिसिमिलैरिटी, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से डिफरेंसेस शो करते हैं। हालांकि ये डिसिमिलैरिटी बिल्कुल भी नहीं होती इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस में डिसिमिलैरिटी देखने को आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आगे हम इसमें अब स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इसके आगे अब हमारे पास आ जाता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। Diversity in the living world. If you look around, see a wide variety of living organisms, be it
potted plant, insect, bird, your pet, or any other animal and plant. There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes. Microorganism हम उन्हें नहीं देख पाते, ठीक है, उन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट दे आर ऑल अराउंड यू, बट वो हमारे चारों तरफ हैं. इफ you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organisms that you would see increase. ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए हम 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में देख रहे हैं तो हमें कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे. वही अगर हम 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में देख रहे हैं तो बंच ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेंगे. जितना ज्यादा एरिया वाइड करते चले जाएंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते चले जाएंगे. ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विल इंक्रीज. So obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number of kind of living organisms in it. Each different kind of plant, animal, organism that you see represented species. ठीक है, अगेन स्पीशीज वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना. क्या होता है स्पीशीज? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरब्रीड करें, इंटरब्रीड, और क्या प्रोड्यूस करें? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. So now, very important statement in the NCERT, and the statement is this: the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. ठीक है, ये लगभग इतनी स्पीशीज अभी तक क्या है? नोन एंड डिस्क्राइब्ड है, आइडेंटिफाइड और उसके साथ साथ डिस्क्राइब भी की जा चुकी हैं. इतनी स्पीशीज अभी तक. एक्चुअल नंबर रॉबर्ट में के हिसाब से, जो कि हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे, रॉबर्ट में के हिसाब से ये नंबर 7 मिलियन है टू बी डिस्कवर्ड. ठीक है, काफी सारी स्पीशीज आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब. सिर्फ 1.7 टू 1.8 मिलियन को ही हम जानते हैं और उनको डिस्क्राइब किया है. दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी. बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी जिसमें वो लाइफ रह रही है. द नंबर ऑफ एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ. वी शुड रिमेंबर हियर दैट वी एक्सप्लोर्ड एरिया, new areas and even old one. New organisms are continuously being identified. जितना ज़्यादा एरिया एक्सप्लोर होता चला जाएगा उतने ही ज़्यादा न्यू ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करते चले जाएंगे. ठीक है, देखिए इसमें एक चीज़ समझते हैं अब. जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये हमारी अर्थ हो गई. ठीक है, एंड अर्थ में हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रीजन्स ड्रॉ कर रहे हैं. सो लेट्स ड्रॉ देम वन बाय वन. तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से अर्थ हो जाती है. अर्थ के डिफरेंट रीजन है. ठीक है, ये होता है ट्रॉपिकल रीजन. ठीक है, ये ट्रॉपिकल रीजन हो गया आपका, और ये हमारा टेम्परेट जोन हो गया, टेम्परेट. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह ये आर्कटिक जोन आ गया. ठीक है, ये हमारा आर्कटिक जोन आ गया. तो यहाँ जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल से टेम्परेट की तरफ जाएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रखा होगा. जैसे जैसे ट्रॉपिकल से टेम्परेट जा रहे हैं, देखिए सन यहाँ पे एग्जैक्टली एट द इक्वेटर. ठीक है, इक्वेटर के आसपास. तो इसकी डायरेक्ट सनराइज यहाँ पे इक्वेटर पे पड़ रही है. इसे हम इक्वेटर कहेंगे और इसे हम पोल कहेंगे. ये हो गए हमारे पोल. ठीक है, और जैसे जैसे पोल पे जा रहे हैं तो सनलाइट स्कैटर होके कम होती चली जा रही है, इसलिए वहाँ ठंड बढ़ती चली जा रही है. ठीक है, वहाँ क्या हो रहा है? आपका ठंड बढ़ती चली जा रही है आपकी. सो अब अगर हम देखें यहाँ पे कि जैसे जैसे आप यहाँ से फ्रॉम द इक्वेटर पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे ठंड बढ़ती चली जाएगी और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होते चले जाएंगे? डिक्रीज होते चले जाएंगे. सेम हियर, यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होते चले जाएंगे? डिक्रीज होते चले जाएंगे. ये बेसिक सी एक छोटी सी चीज थी जो हम इकोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैंने आपको यहाँ पे भी बता दी. ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इसका हम पढ़ना. सो बायोडाइवर्सिटी अब हमने पढ़ ली. मैंने आपको रॉबर्ट में का भी बता दिया जो आपको ध्यान रखना है. ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, विच इज 7 मिलियन. ठीक है, as we stated earlier, there are millions of plant and animal in the world. We know that the plant and animal in our area known by their local name. ठीक है, the local name would vary from place to place within a country, even within a country. एक जगह जहाँ डॉग को शायद कुछ और बोला जाता है, वहाँ दूसरी जगह उसे कुछ और नाम से है. ठीक है, यहाँ पे जैसे कि कुत्ता हम कह देते हैं, वहाँ पे कोरिया में शायद कुछ और कहते हो.
ठीक है। इसी तरीके से किसी और देश में उसे कुछ और कहा जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, ठीक है। सो अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, एक इंसान जो कि यहाँ से फ्रॉम इंडिया वो कोरिया जा रहा है, उसे क्या पता कि वहां पे उसको लोग क्या कहते हैं, वो तो उसे उसी नाम से जानता है। तो एक इंटरनेशनल रूल्स होने चाहिए जिसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड में वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सेम नाम से जाना जाए, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये सब, ठीक है। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट वुड लीड इफ did not find ways and means to talk to each other। हम समझेंगे कैसे एक दूसरे को फिर, to refer to organism we are talking about, कि हम किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्ड हमें बनाने पड़ेंगे, द नेमिंग के लिए स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे, सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रिकॉग्नाइज सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, उसे सेम नाम से जाना जा सके। और इसी के लिए हमें जरूरत पड़ी नॉमेनक्लेचर की, किसकी, नॉमेनक्लेचर। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स के थ्रू हम किसी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसे उस स्टैंडर्ड रूल्स के हिसाब से हम उसे डिस्क्राइब कर सके, वर्ल्ड वाइड वो उसी नाम से जाना जाए, ठीक है। Obviously, nomenclature or naming is not possible, only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. सबसे पहले हम उसे देखिए, सबसे पहले होता है कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन, पहले हम उसके करेक्टर्स पढ़ते हैं कि इसके 4 हाथ हैं, 4 पैर हैं, या इस हिसाब से 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें, 1 नाक है, इस टाइप से हम उसके करेक्टर्स देखते हैं। फिर हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है जो ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म है उसके जैसे, उनसे हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इसमें रखा जाएगा, फिर हम उसे नाम देते हैं, नॉमेनक्लेचर किया जाता है उसका फिर, ठीक है। तो ये आप CIN से याद रख सकते हैं, किन एक प्रोसेस है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, और लास्ट में क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफिकेशन, किंग, क्लासिफिकेशन, हमने उसे क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। किंग से आप ध्यान रख सकते हैं इसको, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो अभी हमें पता नहीं है, सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स हम लिखेंगे, कैरेक्टर्स के बाद उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिज्म के साथ, ऑलरेडी जो हमें पता है उनके साथ हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका नाम दिया जाएगा और फिर उसको क्लासिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम इसमें देखते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन तक हमने पढ़ लिया। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए the number of scientists have established procedure to assign scientific names to known organism. This is acceptable to all biologists all over the world. जो सारे biologists all over the world accept कर सके. For plant, scientific names are based on the agreed principle and criteria which are provided in International Code of Botanical Nomenclature. Now, this is very important. There are 2 terms over here. One is ICBN, second is ICZN. So I'll highlight this. इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, एक तो ये आपके पास हो गया। दूसरा है ये रहा इंटरनेशनल, यहाँ से हमारा हो जाता है ये कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ये हमारा दूसरा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क आप एक छोटा सा ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, बिकॉज नीड समटाइम्स बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। यहाँ 4 आएगा और यहाँ ऑफ आएगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। जूलॉजी में सिर्फ ऑफ आएगा और बॉटनी में 4 आएगा, ठीक है। बॉटनी में आप यूज करेंगे 4, FOR 4, ठीक है। एंड जूलॉजी में आप यूज करेंगे ऑफ, बेसिकली ऑफ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड एनिमल्स के लिए टैक्सोनॉमिस्ट ने क्या दिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, एनिमल्स की नेमिंग के लिए और प्लांट्स की नेमिंग के लिए। चलिए इसमें आगे बात करते हैं हम। सो द साइंटिफिक नेम इंश्योर्स दैट, साइंटिफिक नेम क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड enable the people in any part of the world to arrive at the same name, उसे सेम नाम से बुलाया जाए, ठीक है। So they also ensure that such a name किसी और ऑर्गेनिज्म को ना दिया जा सके। नाउ अब नॉमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स हम समझते हैं यहाँ पे। देखिए
किसी भी जो हमारे पास यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है उसमें दो कंपोनेंट दिए गए हैं, एक जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट, तो देखते हैं कि इसमें क्या है हमारे पास, और इसी से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फॉर्मेशन होता है। इन दो कंपोनेंट को मिला के क्या बनता है, बाइनोमियल। बाई मतलब दो, नोमेनक्लेचर मतलब बाइनोमियल, मियल, बाइनोमियल। नेमिंग के लिए दो टर्म्स का यूज करेंगे, एक तो जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, और इसी तरीके नेमिंग को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो ऐसा नोमेनक्लेचर जहाँ पे दो सेट ऑफ कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं, एक जेनेरिक नेम दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, उसको हम क्या करते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये दिया था किसने, कार्लस लिनियस, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस एंटायर पैराग्राफ is really very important. So each name has two component, this generic name and specific epithet, इसको binomial nomenclature कहते हैं। कार्लस लिनियस ने इसे दिया, is being practiced by biologists all over the world। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंस आप इंपॉर्टेंट हो जाता है वाला पैराग्राफ आपके लिए। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि ये होता कैसे है। मान लीजिए मैंगो है, एनसीईआरटी ने मैंगो का एग्जांपल लिया है और ज्यादातर पूछा भी यही जाता है, मैंगो। अब इस मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो कैसे लिखा जाता है, मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका और आगे लिन, LINN डॉट। ठीक है, एंड दिस इज द परफेक्ट साइंटिफिक नेम, और वी कैन से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका लिन कहा जाएगा। अब आप यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स को अच्छे से समझे। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो सेट ऑफ रूल्स है उसको आप अच्छे से समझे यहाँ पे। तो देखिए, समझते हैं हम इसे आप वन बाय वन। यहाँ पे इसको जो मैंजीफेरा आपको दिख रहा है, इस मैंजीफेरा को कहा जाएगा जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम। और ये जो दूसरा इंडिका है ये इसकी स्पीशीज है, स्पेसिफिक एपिथेट। और ये जो लिन है, लिन ये जो है, ये है आपका, इस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, लिनियस। ठीक है, साइंटिफिक ने, साइंटिस्ट ने। तो देखिए, अब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, अगर मैं इसे थोड़ा सा वो करूं, यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा हटाऊं इसे, तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने जो साइंटिफिक नेम लिखा है, अब आपको जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट और साइंटिस्ट नेम पता चल गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने इसको अंडरलाइन किया, मैंने इसको अंडरलाइन किया, लेकिन मैंने उसको अंडरलाइन नहीं किया। तो साइंटिफिक का नेम, जो साइंटिस्ट है उसका नेम अंडरलाइन नहीं किया जाता, लेकिन जो जेनेरिक नेम है और स्पेसिफिक एपिथेट है, जब हम हाथ से लिख रहे हैं तो वो अंडरलाइन किए जाएंगे। अदरवाइज जब हम उन्हें रोमन में लिख रहे हैं, क्योंकि ये रोमन में लिखे जाते हैं, अगर वो रोमन में लिखे जा रहे हैं तो उन्हें हाईलाइट नहीं किया जाएगा, अंडरलाइन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ और रूल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आप मैंजीफेरा जेनेरिक नेम में सबसे पहला वर्ड देख रहे हैं वो कैपिटल में होगा। ठीक है, और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट जो लेटर होगा वो होगा स्मॉल में। ठीक है, ये आपको दो चीजें और ध्यान रखनी है। और जब हम इन्हें हैंड रिटन कर रहे हैं तो दोनों सेपरेटली अंडरलाइन किए जाएंगे, और अगर रोमन में लिख रहे हैं तो फिर नहीं होता। और साइंटिस्ट का जो नाम है वो उसको अंडरलाइन नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको अंडरलाइन नहीं किया जाएगा। तो ये आपके सेट ऑफ रूल्स हैं विच आर फॉर द नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से। ठीक है, सो आगे हम पढ़ते हैं अब इसमें, इज बीइंग प्रैक्टिस। सो लेट अस टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मैंगो। ऑब्वियसली इन्होंने मैंगो का एग्जांपल लिया है, और ये सेट ऑफ रूल्स हैं, 4 सेट ऑफ रूल्स इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन एक बार जल्दी से इन्हें देख लेते हैं। वैसे तो हमने पढ़ लिए हैं। प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, ये बाइनोमियल नेम हो गया। इन दिस नेम मैंजीफेरा जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंडिका स्पीशीज को, स्पेसिफिक एपिथेट को। ठीक है, और स्पेसिफिक एपिथेट। यूनिवर्सल नोमेनक्लेचर के रूल क्या हैं, बायोलॉजिकल नेम लैटिन में लिखे जाते हैं, सॉरी रोमन में नहीं, लैटिन में लिखे जाते हैं, इटैलिक्स में। और जो साइंटिस्ट का नेम है वो रोमन में लिखा जाता है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। द फर्स्ट वर्ड genus, second component epithet, specific epithet. Both the biological name when handwritten are separately underlined or italics to or written in italics to basically इनका लैटिन origin है बताने के लिए।
द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल लेटर, और दूसरा जो स्पेसिफिक कैपिटल वो होता है स्मॉल लेटर में। इट कैन बी मैंजिफेरा इंडिका, ठीक है। तो ये सारे रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। जिसमें लिखे जाते हैं लैटिन। लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, ठीक है। लैटिन कैसी लैंग्वेज है? इट्स अ डेड लैंग्वेज। सो नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, जैसे कि लिन सबसे लास्ट में आया था एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, जैसे कि मैंजिफेरा इंडिका लिन, ठीक है। इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, इसे सबसे पहले लिनियस ने बताया था। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज so basically it is necessary to devise some means to make this possible. This process is classification. So last में हम इसे classify कर देंगे। क्लासिफिकेशन प्रोसेस होता है बाय विच एनीथिंग को हम ग्रुप कर देते हैं कन्वीनियंट कैटेगरी में। जैसे कि ये मोनोकोट है, ये डाइकोट है। पहले तो हमने उसे क्या करा, कैरेक्टराइज किया, उसके कैरेक्टर्स लिखे, फिर उसे आइडेंटिफाई किया, फिर उसका नॉमेनक्लेचर किया, और लास्ट में हमने उसे क्लासिफाई कर दिया कि भाई ये डाइकोट है, ये मोनोकोट है, ये ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, मोनेरा है, ठीक है, और प्रोटिस्टा है। इस टाइप से हमने लास्ट में उसे बता दिया कि उसे क्लासिफिकेशन कर दिया। इसे क्या कहते हैं? क्लासिफाई करना, क्लासिफिकेशन लास्ट में होता है क्लासिफिकेशन। तो किंग से आप ध्यान रख सकते हैं, आप कभी भूलेंगे नहीं, CIN से। हम इजिली ऑब्जर्व कैरेक्टर को देख के उसे क्लासिफाई हमने कर दिया। फॉर एग्जांपल रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल और डॉग कैट इंसेक्ट। The moment we use any of this term, we associate certain character with the organism in that group. What imagine? आप क्या सोचते हैं डॉग की इमेज से? कि उसके 4 पैर होंगे या हाथ कह सकते हैं, जो भी है वो बेसिकली क्वाड्रीपेडल होगा, 4 पैर पे वो चलता है, ठीक है। बाईपेडल नहीं हो सकता डॉग। और आप क्या सोचेंगे? उसकी एक पूंछ होगी, 2 कान होंगे, ठीक है। एक उसकी नोज होगी जो कि ब्लैक या ब्राउन कलर की होगी, जिसमें 2 बड़े होल्स होंगे, जीभ बाहर निकली हुई होगी उसकी। इस टाइप से हम कुछ फीचर्स उसको इमेजिन करते हैं। क्या हम डॉग को कैट तो इमेजिन नहीं कर लेते ना? तो ये सब क्लासिफिकेशन का तरीका है। नाउ इफ वी थिंक ऑफ एल्सेशियन, we can we are what we are talking about, हमें पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। Similarly, suppose we have to say mammals, you would of course think of mammals, जैसे external ears होंगे, body hair होंगे, mammillary gland होंगी। आप ये ध्यान भी रख सकते हैं कि mammals का क्या एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि mammillary gland होंगी, ठीक है। mammillary gland उसमें मिलेंगी। आगे हम देखते हैं लाइकवाइज इन प्लांट। अगर हम वीट की बात कर रहे हैं तो हमारे माइंड में वीट की ही पिक्चर आएगी, राइस की नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें आगे हम देखते हैं अब, ठीक है। तो आगे इसमें क्या है हमारे पास? सो लेट्स स्टडी दिस। सो कन्वीनियंट कैटेगरीज में हम इनको रखा जाता है। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? इस अरेंजमेंट को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करा जाता है डिफरेंट टैक्सा में, जिसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी क्या हो गया? टैक्सोनॉमी हो गया कन्वीनियंट बेस्ड ऑन द कैरेक्टराइजेशन, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में रखा जाना, ठीक है। सो wheat is taxa, rice is taxa, dog is taxa, animal mammal are taxa, but dog is a mammal and mammals are animals, therefore animal mammal dog represent taxa at different levels, ठीक है। सो इसके आगे हम टैक्सोनॉमी को आगे ढंग से डिटेल में पढ़ेंगे, एंड इसके बाद सिस्टमैटिक्स क्या होता है, और उसके अलावा अलग अलग टर्म्स हैं सिस्टमैटिक्स, और उसके बाद टैक्सोनॉमिक एड्स क्या क्या है, ठीक है। ये सब हम स्पीशीज, जिनस, फैमिली, क्लास, और उसे हम ये वाला इस बार नीट में पूछा भी गया था, इसे हम अच्छे से देखेंगे कि इसे याद कैसे करना है। एंड ये एक छोटी सी टेबल है जो आपको ध्यान रखनी है, आप अभी से याद करना स्टार्ट कर सकते हैं इसे, ठीक है। क्योंकि वैसे आपको एटलीस्ट आई शुड से कि आप इतना याद जरूर करें इसमें, ये वाला पार्ट, ठीक है। कि मैन का होमोसेपियन साइंटिफिक नेम हो गया, होमोजेनस है, ये स्पीशीज है। हाउस फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका, मैंगो मैंजिफेरा इंडिका ये हो चुका, व्हीट ट्रिटिका मेस्टिका, इसकी जीनस ये हो गए, और ये इनकी आप इसमें फैमिलीज तक याद कर सकते हैं। ऑर्डर, क्लास और फाइलम डिवीजन हम अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। वो उसके बाद आप याद कर लीजिएगा। अभी याद करना चाहते हैं अभी भी आप कर सकते हैं, उसके बाद टैक्सोनॉमी किट्स हैं, एंड देन हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हो, एंड थैंक यू वेरी मच।